ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत यह दैनिक पंचांग का डेटा जो भी दिया जाता है वो दृक पंचांग से दिया जाता है। ये हम लेते हैं छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में सफल आप तक। और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंक होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और का मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं आपके लिए। दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है और जिसमें सितारे करते काम है। यहाँ नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है यह हम इससे जान सकते हैं। साथ ही साथ ताराबलम से आज के बारे में जानते हैं और ताराबलम का मुख्य सिद्धांत ताराबलम जो आधारित है इस नौ तारा चक्र पद्धति के सिद्धांत पर, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल हम ग्रहों की स्थिति के बारे में जानते हैं। कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह हमारे लिए प्रियदायक है, साथ ही साथ हमारे लिए कौन कौन से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने सुखकारी हो सकते हैं, चाहे वो घर के हो, परिवार के हो, रिश्तेदार के हो या संसार के हो, उनसे कैसे फल पाया जा सकता है, कितनी अपेक्षा की जा सकती है, ये सारी बातें इस प्रस्तुति अद्भुत प्रस्तुति विशेष चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्र बलन इसका नाम है कि हाँ राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की। चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो कोई भी शुभ काम करने के लिए इसकी उपयोगिता कैसी है, कब है, वह शुभ और अशुभ काल कब है वह दर्शाता है। काफी उपयोगी है और हर कार्य के लिए उपयोगी है, इसलिए उसकी महत्ता काफी विशेष चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, किंतु हम अंकों से अनभिज्ञ होकर कई बार ऐसे अंक को ले आते हैं जो हमारे लिए बाधक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझना और उन्हें परख कर सही ढंग से उपयोग करना इस प्रस्तुति का उद्देश्य है और ताकि आप अपने जीवन में सुखता ला सकें। हर कोई अपने 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 अंकों के बारे में जान सके और अंकों से के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने जीवन में सुखता ला सके। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं, उन्हें समझना, परखना, उन्हें सही ढंग से याद करना, उनको सही ढंग से उपयोग करना, ये हमारा दायित्व है। साथ ही साथ अंक कार्य करने के अलावा बोलते भी किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं, शुभता अशुभता के बारे में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। इस प्रकार ये पांचों भाग आपके लिए हम संजो कर लाए हैं, इसे आपके लिए उपयोगी बनाकर, महत्वपूर्ण बनाकर और आपके लिए शुभदायी, शुभ फलदायी बनाकर कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा और हमारे हर प्रस्तुति का लाभ और ज्ञान अर्जन कर उसे लाभ से ज्ञान प्राप्त करके और उसका सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सुख बनाने का प्रयास करें। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ। पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग पुराणों में लिखा है
पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान को मिला। जी हाँ, पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। गंगा हमारे जल का प्रतिनिधित्व करती है, जो इसके शरीर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि इससे प्रभावित होती है। जलीय राशि में बैठे ग्रह जलीय राशि में एस्ट्रॉनिक भी प्रभावित होते हैं, देते हैं। ये सभी पंचांग सुनने मात्र से होता है। इसके अतिरिक्त पंचांग हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को सुनने और अनुसरण करने से अनेकों लाभ। सिर्फ पंचांग को आइए, सुनिए, अनुसरण करिए और साथ ही साथ अपने जीवन में बहुत अधिक सफल और समृद्ध बनाइए। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा बच्चों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में, और जाने के क्रम में श्री गणेश की फिर और तथा श्री राम की श्री स्तुति करते चलते हैं प्रस्तुति। और जब श्री राम का याद करते हैं उसके हनुमान का भी याद करते हैं। तो चलिए, ओम श्री गणपति, जय श्री राम। जय श्री जय। राम। स्वागत है आपका पहले भाग। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 23 फरवरी 2026, माह फाल्गुन पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्व वसु विक्रम संवत 2082 कलायु और कलयुग का 5,126। आज का सूर्योदय 6:18 पर, सूर्यास्त 5:48, सनराइज at 6:18 AM and sunset at 5:48 PM। आज का दिशा शोध पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुख पाए। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि प्रातः 9:09 तक षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4:33 तक भरणी, उसके बाद कृतिका। योग दिन के 10:09 तक ब्रह्म, उसके बाद नक्षत्र में आपको फिर से पुनः बता दें, नक्षत्र अपराह्न 4:33 तक भरणी, उसके बाद कृतिका। और दिन का आरंभ होता है नक्षत्र के कृतिका नक्षत्र भरणी नक्षत्र के तीसरे पद से, जो कि 10:54 तक है। भरणी का चौथा पद अपराह्न 4:33 तक, तत्पश्चात आरंभ होता है कृतिका का पहला पद, जो कि रात्रि के 10:12 तक रहता है। कृतिका का दूसरा पद कल पूर्व 3:50 तक, और तृतीय पद उसका तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 9:29। योग दिन के 10:09 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, करण प्रातः 9:09 तक तैतिल, और तत्पश्चात रात्रि के 8:06 तक ग्रह और फिर बनी। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास करना है और सुख तक है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक षष्ठी तिथि है तब तक भोलेनाथ विशाल है, नंदी पर सवार है, जो कि अवश्य सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। तत्पश्चात वे भोजन पे रहते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः महत्वपूर्ण मुहूर्त के शिवाय। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:26 दिन तक, अमृतकाल दिन के 12:01 से 1:32 तक, रवि योग प्रातः 6:18 से 4:33 अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:44 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:45 से 6:10 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 16:28 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 5:40 से प्रातः 6:40 से 9:11 तक।
होली काल अपराह्न 1:29 से 2:55 तक, यमगढ़ दिन के 10:37 से 12:03 तक, और वज्रघोष देर रात्रि 3:50 से 5:20। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें। ये ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। आज मंगल देव का राशि परिवर्तन है, जब वे दिन के 11:11:30 लगभग राशि परिवर्तन करें। उसके बाद चंद्रदेव का भी राशि परिवर्तन है, जब वे अपराह्न में राशि परिवर्तन। इस प्रकार दो ग्रहों का राशि परिवर्तन। बुध देव की राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए अंश के अनुसार मंगल देव और बुध देव का कमजोर अवस्था। राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह। शनि देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक ही ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह, सब नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। और वे 4 ग्रह हैं मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य चंद्र केतु और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। मंगल देव अभी अस्तवस्था में है और 25 अप्रैल तक अस्तवस्था में रहे। इसके साथ ही हमारे पहले भाग की प्रस्तुति पर समाप्त होती है, और हम आपको अब ले चलते हैं दूसरा भाग, तारा बलन, जिसका नाम है सितारे इसमें करते काम है, और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। तारा बलन के समक्ष सारणी प्रस्तुत है आपके समक्ष, और तारा बलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा का गोचर से संबंध रखता है, कि चंद्रमा जिस नक्षत्र का गोचर करेंगे वो उसकी सूची है। और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वो बताता है चंद्रमा किस नक्षत्र में हमारी जन्म कुंडली में बैठे। जी हाँ, यह बताता है चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे, यह हमारे उस नक्षत्र को बताता है। और जहां दोनों का मिलान होता है वही हमारा आज का नक्षत्र बनता है। तो आप देखें अपने नक्षत्रों को पहचान कर, अब आज कहाँ पर यह है, आप अपने नक्षत्र को पहचान कर वो उसको फल देख सकते। नक्षत्र 9 तरह के परिणाम देंगे आज। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, धैर्य, वित्त, ज्ञाति वित्त, ये सभी फल के नाम है। जब भी जन्म आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में आज के संकेत देते हैं सितारे, तो वह शुभता की तरफ देते हैं। वही जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैथन में होता है तो अशुभता की तरफ देते हैं। शुभता की स्थिति में हम दैनिक कार्य करने के अलावा नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। तो ये शुभता की स्थिति में हमें नए कार्य करने से रोका जाता है, क्योंकि नए कार्य में अशुभता नहीं बन सकती। इसलिए दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ कोई भी उपाय अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने हेतु करके जोखिम लेने की सलाह नहीं है। यह ताराबलन मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो वैसी स्थिति में ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। ऐसी स्थिति में कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे, कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, इसके लिए हम ग्रहों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, नक्षत्रों को समझने का प्रयास करते हैं, और नक्षत्रों को सभी 27 नक्षत्रों को सूची में दोनों नक्षत्रों की सूची में बढ़ाकर 3 श्रेणियों से रखा जाता है, जो कि इस प्रकार है। साथ ही साथ ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है।
पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो केतु देव हुए उनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व में होता है, मिलता है। दूसरा ग्रह शुक्र को मिलता है दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। तीसरा ग्रह सूर्य देव को तीसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार घड़ी की सुई दिशा में बढ़ते हुए बुध को पर आकर 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार सूची पर इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चिन्ह आप फलित के लिए चिन्हित करते हैं हम अपने नक्षत्र को, जन्म नक्षत्र में जो नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है और उससे संबंधित ग्रह को पकड़ते हैं। वह ग्रह हमारा पहला ग्रह होता है, जन्म ग्रह बनता है, यानी उस दिन गणना हमारे जीवन की वहीं से शुरू होती है। जी हाँ, वो जीवन यात्रा वहीं उसी ग्रह से शुरू होती है। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके फिर हम जो ग्रह बनता है हमारा जन्म ग्रह उसके पहले तक गणना करते हैं। तो जिस नक्षत्र में हम हमारा जन्म होता है उसके जो नक्षत्र स्वामी बनते हैं उसी की दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ। जी हाँ, जीवन यात्रा वहीं से आरंभ होती है और पूर्व जीवन में भी जीवन यात्रा उसकी वहीं पर समाप्त हुई है, क्योंकि ये हम जब अपने जन्म कुंडली से समझ सकते हैं। एक उदाहरण जन्म कुंडली का लेकर आपको समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक जातक का जन्म कुंडली है। किसी भी जातक का जन्म कुंडली आप लेंगे तो इसकी स्थिति बनेगी। जातक का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है, चंद्रमा वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र पर, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं, यानी शनि देव के नक्षत्र में जातक का जन्म। और ये देखें शनि देव का जो अवधि है दशा महादशा का वो 19 वर्ष का है, और किंतु इसे इस जीवन में जातक को 4 साल 6 दिन भोगना है, शेष वह पिछले जन्म में भोग। इसलिए जिस दशा महादशा में उसकी मृत्यु होती है, किसी की हमारी आपकी कोई भी उसी दशा महादशा में हमारा जन्म भी होता है। और जो पिछले भाग में अपने पूर्व जो कर्म को भोग चुके हैं वह इस भाग में शेष भोगना पड़ता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हम जो बचे हुए भाग हैं वह अच्छे से भोग सकें। इसी के साथ हम आपको वापस तारामंडल पर ले चलते। तो इस प्रकार हम फलित देखते हैं और फलित देखने के बाद पहला ग्रह जो है, चूंकि यह पूर्व जन्म से भी संबंधित है और पीड़ादायक है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं, और वही पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बनते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, अशुभ फलते हैं। और उनकी अशुभता या पीड़ा, शुभता जो भी है वह उसकी मात्रा जो होती है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ता है। यानी सातवां ग्रह जो होता है अति पीड़ादायक, नौवां ग्रह अति सुख होता है। इस प्रकार हम कौन से दशा महादशा का फल अच्छा होगा यह हम पहले से जान सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्य का निष्पादन करके शुभता से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह अगर दूसरा ग्रह है जो कि संपत्ति का कारक है या भी कोई भी ग्रह हो तो जो सुख फलदायी है वहां से हम सुखता कैसे प्राप्त करें यह हम चाहे तो इसे कर्म करके हम कर सकते हैं। यह हमें कर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है और एक संकेत देता है। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह जहां बैठा है जो कि संपत्ति का कारक है, उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, उस राशि से संबंधित कार्य किए जाए तो संपत्ति का लाभ हो सकता है। उसी प्रकार जो शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह उनके नक्षत्रों को पहचाने। शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ फलदायी हो सकते हैं और अशुभ नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभ फलदायी। इस प्रकार हम कौन से व्यक्ति किन से जुड़े, किन से थोड़ा तटस्थता रखे यह हम जान सकते, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो,
रिश्तेदार का हो या संसार का। उदाहरण स्वरूप यदि बिजनेस पार्टनरशिप हमको करना है तो ऐसे व्यक्ति से करें, दूसरा ग्रह जो है उसमें जन्मे जातक नक्षत्र के जातक से करें, तो हमारे लिए बिजनेस पार्टनरशिप फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार हम सभी ये कर सकते हैं। यदि कोई हमारा घर परिवार रिश्तेदार ऐसा हो जो कि हमारे लिए सुख फलदायी नहीं है, तो हम तटस्थता रखते हुए अपेक्षा कम कर सकते हैं, और यह हमारे लिए अंततः सुख फलदायी। तो वापस चलते हैं, तारा बलन की महत्ता को देखते हुए, नवतारा चक्र पद्धति की महत्ता को समझते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। और ये नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी, उसकी चर्चा आप देखें, लाभान्वित। इसी के साथ हम ताराबलम पर वापस चलते हैं। ताराबलम पर आज का देखते हैं, आज का गोचर क्या क्या है। यहाँ आज 4:35 पर चंद्रमा का गोचर, और ये चंद्रमा का गोचर भरणी नक्षत्र में चंद्रमा 4:35 तक रहेंगे अपराह्न, उसके बाद वे जाएंगे कृतिका नक्षत्र। और आप देखें कि या यदि आपका जन्म भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्व सारा नक्षत्र हुआ है तो पहला भाग जन्म का होगा जो कि पीड़ादायक है, उसके बाद संपत्ति सुख फलदायी। और यदि आपका जन्म पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हुआ तो पहला भाग प्रत्यरी है, दूसरा भाग साधन। इस प्रकार अपने नक्षत्रों के बारे में हम जान सकते हैं और अपने नक्षत्रों को समझकर शुभता अशुभता की स्थिति जान सकते हैं। आज जिन नक्षत्रों के लिए ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है वे है मृगशिरा, चित्रा, शर्मिष्ठा नक्षत्र में जन्म जातक के लिए पहला भाग 4:35 तक, तत्पश्चात आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र जातक के लिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अति पीड़ादायक प्रतीत है। इस प्रकार हम अपने अपने नक्षत्रों के फल जानकर शुभता अशुभता सुनिश्चित कर सकते हैं और उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार गूगल मैप आपको दर्शाता है, एक मार्गदर्शन का काम करता है, ये सभी ज्योतिष या ये नवतारा चक्र पद्धति, ये सभी प्रस्तुति जो है हमें एक संकेत देता है, एक मार्गदर्शन का काम करता है हमारे कर्म को। तो चलते हैं वापस तीसरे भाग में। इसके पूर्व आपको बता दें कि जैसे आरंभ में कहा था कि अशुभ तारे की स्थिति में अशुभ संकेत जब मिल रहे हो फल के, तो शुभ उसे शुभता में परिवर्तन करने हेतु प्रयास, अति उत्साहित होकर प्रयास न करें, क्योंकि किताबों में जो लिखा है उसे हम भी उपयोग नहीं करते, क्योंकि यह परिहार जरूर है लेकिन अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। और किसी भी कार्य में हम शुभता चाहते हैं, जोखिम देना संभव नहीं होता, क्योंकि यह प्रतिदिन का चक्र चलता है, शुभता अशुभता का साइकिल चलते है। इसलिए अशुभ तारों की स्थिति में हम अपने आप को संयम बरतते हुए दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करें। इसी के साथ ही तीसरा भाग में आपको ले चलते हैं, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज मंगल देव का राशि परिवर्तन है, चंद्रदेव का भी राशि परिवर्तन है, लेकिन हमें हम मंगल केवल चंद्रदेव की चर्चा करेंगे। चंद्रदेव का मेष राशि में है, वे वृषभ राशि में जाएंगे जरूर, और आज का प्रतिफल मेष राशि का केवल मेष राशि से जन्म जातक, क्योंकि देर रात में चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, तो मेष राशि में जन्म जातक के लिए मेष, मिथुन, कर्क, सॉरी मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में जन्मे जातक के लिए तीन शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वाले प्रस्ताव, इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष, यहाँ एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष है, यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, और इसकी प्रस्तुति हमने हिंदी और अंग्रेजी में इसकी उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर रखा है, और ये आप इसे संदर्भित कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप उसे ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो दिन का और रात का हुआ करता है, वह जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध, 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और ये 7 दिन के जो दिन है उनके स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिन्हें विशेष कार्य अधिकृत किए गए हैं।
जिसके लिए उपयोगी होते हैं, जिसके लिए ये शुभ फलदायी होते हैं, और इनके इनके काफी लाभदायक होते हैं। इसलिए चौगड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके स्वामी से, इनके स्वामी से तथा उनके स्वामी ग्रहों के निमित्त कार्य। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। कोई भी शुभ काम जिसमें हम करना चाहते हैं, जिसमें शुभता की अपेक्षा करते हो, चाहे पूजा पाठ हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता चाहते हैं, उसके लिए है। इसलिए इसको हम प्रतिदिन दिनचर्या के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, यदि जब भी हम इसको उपयोग करें तो क्या जरूर सुनिश्चित कर लें कि कहीं जिस हम चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं है, और वैसी स्थिति में हम उससे, जो अशुभता से व्याप्त होता है, तो हम उससे सावधान रहें और उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और राहु काल, वार वेला और काल बेला से ग्रसित हो सकता है। वही रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन का प्रभुत्व, दिन का स्वामित्व तो सूर्य देव के हाथ रहता है, और सूर्य देव के प्रभुता के कारण शनि देव क्योंकि उन्हें अपने पिता से नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। शनि का चौघड़िया सामान्यतः भी कहा गया है कि उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शनि और मंगल के चौघड़िया में। लेकिन शनि के चौघड़िया में धनुपार्जन की की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। वही मंगल का चौघड़िया कोई शुभ कार्य नहीं करना जरूर चाहिए, लेकिन शत्रु हंता के लिए यह काफी उपयोगी है। और वह शत्रु हंता केवल युद्ध क्षेत्र का नहीं है, हर जीवन के युद्ध क्षेत्र के लिए है, चाहे वह कंपटीशन का एग्जाम हो या कोई भी कार्य जिसमें हम शत्रु पर विजय चाहते। तो इस प्रकार दिन का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित करता है प्रतिदिन। रात्रि का में प्रभुत्व चंद्रदेव का, और चंद्रदेव के पुत्र यानी बुध देव अपनी मां चंद्रदेव से नाराज, और इसलिए चंद्रदेव बुध देव का चौघड़िया प्रतिदिन, बुध देव का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से। इस प्रकार दो चौघड़िया प्रतिदिन प्रति रात अशुभता से व्याप्त। विशेष और शेष चौघड़िया अपने अन्य अंश के अनुसार वे शुभ अशुभ होता है। आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया दिन सोमवार है। अमृत चौघड़िया चंद्रमा के चौघड़िया से निर्धारित हो रहे हैं। चंद्रमा के चौघड़िया और राहु काल 7:44 से 9:11 तक है, और इसलिए वह और उस वह काल चौघड़िया, राहु काल चौघड़िया काल बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित है। वहीं अपराह्न का लाभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है। रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि। तो ये रहे चौघड़िया पर प्रश्न। अब आपको हम ले पांचवा और अंतिम भाग में हम ले आए हैं। पांचवा और अंतिम भाग में अंकों से संबंधित। यहाँ अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, और अंकों को नहीं समझते हुए या उसे इग्नोर करते हुए हम अपने कार्य करते हैं, और अंक का अपना कार्य करते हैं। इसलिए अंकों को अपने अपने ढंग से उपयोग करने के हेतु अंकों को जानना, पहचानना और समझना जरूरी। और ये अंक मात्र 1 से 9 तक होते हैं, एकल अंक ही होते हैं। जब भी दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह होता है, तो वैसे अंक हमारे लिए उन अंकों को में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है, और शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक अंक जो होते हैं, उसका मध्य अंक जो होता है 5 का अंक होता है। 5 अंक संतुलित रखता है तो आपके पूर्व के अंक आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले। इसलिए यह अंक काफी महत्वपूर्ण है। और ये अंक जो होते हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग
गुण होते हैं, ऊर्जा होते हैं, तत्व होते हैं जो इन अंकों में भी समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को इनके ग्रहों, इनके गुणों, इनके तत्वों और ऊर्जा के आधार पर ये विशेष नाम से पुकारा जाता है, अंकों की दुनिया। एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए बॉस। दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले, कल्पनाशील में रहने वाले व्यक्तियों आदि। पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। आठ को समाज के नीचे तबके के लोग। नौकर, चाकर, न्यायाधीश। नौ को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर। इस तरह से अंकों, इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा है। जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान ईश्वर हमें कुछ अंक से उपहार में देते हैं, और ये अंक होते हैं जन्म तिथि के रूप। तिथि, जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, और वर्ष चार अंकों का। और एक जो अंक, जो इसका मूल सिद्धांत है कि दो से ज्यादा अंक, दो या दो से ज्यादा अंक भी होते हैं, तो उनमें प्रयोग के सभी अंकों को जोड़कर एक अंक होता है। ये मूल सिद्धांत है। इसलिए हम इन अंकों को भी जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। कहीं भी गणना में या तिथि, माह, वर्ष कहीं भी 11, 22, 33 होते हैं तो वह अंक हमारे पूर्ण जन्म के आत्मा से संबंधित होता है, और वहां से अधूरे कार्य इस जन्म में करने होते हैं, यही संकेत मिलता है। वहीं 13, 14, 16, 18, 19 होते हैं तो ये हमारे पूर्ण जन्म के कुछ ऋण, जो हम गलत काम कुछ किए होते हैं, गलत उपयोग किए होते हैं, वह ऋण इस जन्म में कैरी होते हैं और इस जन्म में हमें करने होते हैं। यही करता है, चाहे वह तिथि में आए या माह में आए या गणना। हमने एक जन्म तिथि लिया है जिसका जिनका जन्मदिन आज है, या गूगल से लिया है, उद्देश्य फैक्ट। आप इसे देखें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रतिदिन एक ही जन्म तिथि लेने से आपके लिए भी एक बोरियत होती है और आपको समझने में रिपीटेशन होता है, नहीं समझता। तो हमारे हर दिन के प्रस्तुति देखें और उनको समझने का प्रयास करें। आज का तिथि में 23/2/1969 है, जिसमें तिथि 23 है, माह 2 है, 1969 वर्ष। जी हाँ, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। वहीं तिथि, माह और वर्ष तीनों जब मिलते हैं और उनको एक अलग में परिवर्तित करते हैं तो वह भाग्य, और बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर कहा जाता है। तिथि और माह जब जोड़ते हैं तो उसे एक अलग में परिवर्तित करते हैं तो एटीट्यूड नंबर कहा जाता है, अचीवमेंट नंबर कहा जाता है, जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं वर्ष को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं, फिर एक अलग में परिवर्तित करते हैं, तो वह हमारा एंजल नंबर कहलाता है, कुआं नंबर कहलाता है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी है। ये सभी अंक, चूंकि जन्म तिथि हमारी स्थित रहती है, ये सभी अंक स्थिर होते हैं, और पूरा अंक ज्योतिष ड्राइवर और कंडक्टर पर घूमता है, मूलांक और भाग्यांक पर घूमता है। इसलिए मूलांक और भाग्यांक जो होते हैं उसको शत्रु होने से पूरा जीवन स्ट्रगल का होता है। तो पहला पार्ट होता है, पहली होती है कि इसी मूलांक और भाग्यांक शत्रु न हो, और यदि शत्रु हो जाए तो फिर ऐसे अंक की हम व्यवस्था करते हैं जो दोनों का मित्र हो, ताकि दोनों में सामंजस्य बिठा सके। और ऐसा अंक होना चाहिए जो चिर हो, यानी जैसे जन्म तिथि स्थायी है उसी तरह वह भी। और इसे लाने के लिए कौन सा मित्र अंक होगा, हम उन अंकों को पहचानना होगा जो इनके अंक मिसिंग है, जिनकी ऊर्जा, तत्व या गुण से जातक में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो मिसिंग अंक है उसके गुण, तत्व और ऊर्जा की कमी रहेगी। और कुछ ऐसे अंक कैसे भी हो सकते हैं जो कि जिन्हें पहचानना हमें जरूरत है, जो कई बार आए, 3 या 3 बार से ज्यादा जब भी कोई अंक आते हैं तो वे हमारे नकारात्मक कार्य कर रहा है। तो उन अंकों को भी पहचानना जरूरी है, ताकि
जन्मतिथि को ठीक करने के लिए, ड्राइवर कंडक्टर को बैलेंस करने के लिए, या जीवन में कभी भी कोई हमको ऐसा नहीं है, यह भी हम यहाँ जान सकते। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। लोसो ग्रिड में सभी अंकों, एक बॉक्स में सभी अंकों का को बिठा करके रखा गया है। जी हाँ, एक अंक, सभी अंक एक जगह रखे हैं, और ये सभी किसी न किसी हमारी क्षमता को दर्शाते हैं। जैसे अंकों का समूह 4 3 8 थॉट प्लेन को दर्शाता है, हमारी सोचने की शक्ति को दर्शाता है। विल पावर प्लेन 9 5 1 दर्शाता है, कार्य करने की क्षमता को 2 7 1 6 दर्शाता है। वही इंटेलिजेंट, हम कितना बौद्धिक क्षमता हमारी है, 4 9 2 दर्शाता है। हमारी मनोवृत्ति, इमोशनल, जो हमारे मानसिक संतुलन, वह बताता है 3 5 7। प्रैक्टिकल व्यवहारिक कितना है, 8। यदि डायगोनल देखें, 8 5 2 जो दर्शाता है, तो सिल्वर राजयोग दर्शाता है। 4 5 6 ये गोल्डन राज। अब इस जातक का अंक देखें, जातिका का अंक देखें। इस जातिका अंक में 4 8 7 ये 3 अंक मिसिंग है। 2 3 बार आ चुके हैं अंक, 2 3 बार आ चुके हैं। 9 और 5 तब 6 2 बार आ चुके हैं। इसलिए इन अंकों को, इन ये 4 अंकों का प्रयोग करना इनके जीवन में शुभ नहीं। अब प्रश्न उठता है कि ये अंक तो हम जान गए कि कौन कौन अंक इनके मिसिंग है, और कौन कौन अंक का प्रयोग किया जा सकता है जो एक बार आए, यानी 3 1 यहां से लेकर प्रयोग कर सकते हैं। 4 8 7 1। अब वह भी एक एक बार, 3 और 1 को एक बार दे सकते हैं, कहीं उपयोग कर सकते हैं। अब ये स्रोत कहां से होगा जो हम अंक लाएं? यदि मूलांक भाग के अंक शत्रु अंक है, तो उसके लिए एक जो सबसे प्रभावी सूत्र है, वह होता है नामा। क्योंकि नाम जो होता है वो जीवन में चलता है, और ये मैक्सिमम ऊर्जा देता है, और वह बार बार। मोबाइल हम अंक लाते हैं, मोबाइल में भी अंक रहता है, लेकिन जब हम मोबाइल को प्रयोग करते हैं तब वो ऊर्जा देता है। क्योंकि हो सकता है हमारे पास 2 सेट मोबाइल, तो जिस सेट को यूज करेंगे, जो अंक को यूज करेंगे, वही ऊर्जा उस समय देगा। गाड़ी संख्या वही है, हमारे पास 2 गाड़ियां, अलग अलग नंबरों पर गाड़ी हो सकती है, और अलग अलग ऊर्जा दे सकती है। वही मकान संख्या, ये इसी तरह से। तो अब हम देखें, नाम जो होता है वो धरती के ईश्वर जन्म होने के बाद माता पिता धरती के ईश्वर देते हैं, और वह फिर होता है, स्थायी होता है। इसलिए नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और नाम का पहला अक्षर से लेकर के नाम के पूरे नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए नाम, नामांक को पहचानना जरूरी। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से है, कैसे आएगा? इसके लिए हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है। इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए जो अक्षर हैं, उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उनको जोड़कर तब देखते हैं। और नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, और नामांक। क्योंकि नाम का पहला अक्षर, नाम का जो पहला भाग होता है, वह काफी ऊर्जावान होता है, और पहला अक्षर तो और अधिक होता है। क्योंकि जब भी नाम पुकारा जाता है, पहला अक्षर होता है, तो हमारे पूरे समूह में से चेतना जाती है, और हम पूरे नाम पुकारने के पूर्व भी रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो इस जातिका का जिनका नाम है, जिनका हम जन्म तिथि आज ली है यूट्यूब पर, ये गूगल से लिया है, ये भाग्यश्री, या फिल्म एक्ट्रेस है। इनका नाम का पहला अक्षर तो दे रहा है, और पूरे नामांक 6 पर। इनका जो वॉवेल है वह 3 दे रहा है, कॉन्सोनेंट भी 3 दे रहा है। वॉवेल अंक ज्यादा दे, बेहतर है। कॉन्सोनेंट ज्यादा देने से थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो भाग्यश्री का जो नामांक है वो 2 पर आता है, और ये क्या बोलते हैं इसको, नामांक 6 पर है, और नाम का पहला अक्षर 2 पे। अब देखते हैं, शत्रु को पहचानते हैं कि शत्रु अंक कौन कौन है, ताकि हमारे जीवन में उन शत्रु अंकों को न लाया जाए। और भाग्यश्री के मामले में यह जानने का प्रयास करते हैं कि इनका ड्राइवर कंडक्टर संतुलित है या नहीं है, और जीवन में कौन से अंक इनके लिए जो अनुपलब्ध है, या जो उपलब्ध है, जो जिन्हें लाना है सिंगल डिजिट का, वो उनमें से किन अंकों का ये प्रयोग कर सकते
तो इनका मूलांक 5 भाग्यांक 5। एक के 8, एक के शत्रु 8, दो के 4 6 8 9, तीन के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8 9। इसलिए ये जहां तक कोई भी अंक लाएंगे इनके लिए शुभकारी होगा, क्योंकि इनका मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में मित्रवत है, शत्रुवत नहीं। और ये किसी अंक के साथ बैलेंस अंक है, किसी अंक के साथ इनका तालमेल अच्छा हो, ये अंक काफी संतुलित। अब इन अंकों को आप देखें तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, और ये अंक है 4 7 8 9। यानी इन अंकों का कभी भी जीवन में दो बार उपयोग न हो, यह हम सुनिश्चित करें। तो जब भी हम प्रयोग करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि ये अंक दोबारा रिपीट नहीं, क्योंकि जब भी हम गाड़ी संख्या में, मोबाइल में इनकी रिपीटेशन जब भी करते हैं तो हमारे लिए समस्या का कारक हो सकता है, क्योंकि ये अंक एक अपने के ही दुश्मन, इनको दूसरा दुश्मन क्यों काहे परेशान करेगा, पहले तो अपना ही। इसलिए इन्हें खुद से सावधान रहना। और अब वर्ष अंक कैसे निकालें और ये वर्ष कैसे कैसा बीतेगा, हम कैसा कार्य करेंगे, ये हम जानने का प्रयास करें। वर्ष फल जानने के लिए पर्सनल ईयर को निकाला जाता है। पर्सनल ईयर में चूंकि दो चीजें देखी जाती है, पहला तो जन्म तिथि में से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़कर पूरे अंक को निकाला जाता है, जैसे भाग्यांक निकालते हैं, और फिर रनिंग एज निकालते हैं। रनिंग एज जाति इस जातिका का 3 दे रहा है और पर्सनल ईयर 8 दे रहा है। 3 और 8 आपस में शत्रु नहीं है, और 5 इनका मूलांक और भाग्यांक 5 है, जो सभी के में किसी के शत्रु नहीं है, इसलिए इनका साल क्षति की संभावना। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अंक। अभी तक हमने देखा आज के अंक कैसे काम करते हैं, आज के अंक बोलते कैसे हैं। चलिए, ये आज का अंक 8 दे रहा है। जी हाँ, 8 अंक किसी के मित्र नहीं होते। जी हाँ, शनिदेव कर्म के कारक, 8वां अंक के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव कर्म के कारक ऑडिटर होते हैं, ये किसी के मित्र नहीं होते। तटस्थ कुछ के साथ हो सकते हैं, और तटस्थ शत्रु तो व्यवहार कर सकते हैं, मित्र तक नहीं हो सकते। पहले देखे अति शत्रु, तो 1 2 3 4 के साथ अति शत्रु। 1 2 3 4 यानी इनका मूलांक 1 2 3 4, ये यानी 1 10 19, किसी भी माह की 1 10 19 28 को जन्मे जातक, 2 11 20 23, 3 3 12 21 30 और 4 13 22 21 को जन्मे जातक के लिए आज दिन परेशानी के हो सकते हैं, ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि अति शत्रुता है, सावधान रहने की आवश्यकता। वहीं 5 14 23, 6 15 24 और 7 16 25 के साथ ये अंक तटस्थ है, इसलिए इनके दिन साधारण होने की संभावना है। और 8 अंक के शत्रु 8 खुद है, इसलिए खुद 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक और 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन आगे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये इनके साथ शत्रु होता है व्यवहार होता है 8, इसलिए ये भी सावधान, क्योंकि 8 अंक ये न्याय का अंक है, और न्याय में तटस्थता जरूर। ये किसी के मित्र, न्याय कभी भी मित्रवत होने का नहीं, इसलिए ये अंक में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है हर अंकों को, ताकि उनके कर्म का फल सही मिल सके। इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। हमने देखा कि कैसे हर अंक काम करते हैं, कैसे ग्रह काम करते हैं, नक्षत्र कैसे काम करते हैं, और पूरी प्रस्तुति हम जो बना कर लाए सभी रूप से आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए, प्रयास किए हैं। और आप अब आप आपके हाथ में है कि इसको कैसे सराहें। और अगर कहीं पर भी ये आपको लगा हो कि इसमें कुछ इसमें सुझाव ऐसा आपके दिमाग में आया हो, जो हमारे सुझाव आप दे सकते हैं इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए, तो देर न कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर कमेंट दें, ताकि हम इस प्रस्तुति को बेहतर बना सकें। इसी के साथ ही हम आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो। और अंत में आज के दिन के देवता चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादिदेव भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं जो कि ऐसी कृपा पर बनी रहे, और आपसे आग्रह करते हैं कि पंचांग को सुने, सुनाए, अनुसरण करें और लोगों को प्रेरित करें सुनने और अनुसरण करने का, ताकि जो बहुमुखी लाभ पंचांग का है वो हमें प्राप्त हो। और आपको इसी के साथ जय चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादेव